आज मैं यहां पर इस बोको के विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस सभा को एक संदेश दिया है कि आपने जैसे तय कर लिया हो कि इस विधानसभा से ज्योति प्रसाद जी को चुनाव जिता करके आपने विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को बताती है कि आपने अपना मन बना लिया है कि आप इस चुनाव में ज्योति प्रसाद जी को आशीर्वाद देंगे। मैं यहां आया हूं तो हमारे स्थानीय मंदिर पार्वती मंदिर को नमन करता हूं, उसी तरीके से चमरिया क्षत्र को भी नमन करता हूं। ये यहां की सांस्कृतिक धरोहर है और हम सबको संस्कृति के प्रति प्रेरणा देती है। मैं जब अभी आपका हमजार डांस देख रहा था तो मैंने एक बात मन में सोची कि आप लोग हम नेताओं के साथ कितना अन्याय करते हैं। अन्याय ऐसे करते हैं कि एक तरफ तो आप सांस्कृतिक वातावरण बनाते हैं और दूसरी तरफ हम जैसे लोगों को वीर रस में चुनाव की लड़ाई का आह्वान करने के लिए कहते हैं। अब दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आया यहां सांस्कृतिक हमजार डांस देखा, किस तरीके से दाव लेकर के कुठार लेकर के हमारे लुंखी को लेकर के हमारे भाई बहन ने इस डांस को किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं सांस्कृतिक माहौल से निकलकर वीर रस में राजनीति की बात करूं, यह मेरे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि असम की संस्कृति ही इतनी प्यारी है कि उसमें डूब जाओ तो निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ चार चुनाव की बातें करनी पड़ेंगी। मित्रों, यह चुनाव एक तरफ कांग्रेस है, AIUDF है, एक तरफ CPM है और एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी है हमारी, और हमारा UPPL है और हमारे AGP के साथी हैं, जिसमें ज्योति प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव में हमारे विरोधी जो हैं, मैं उनको देखता हूं तो मैं कहता हूं कि वो अवसरवादी के शिकार हैं, अवसरवादिता के शिकार हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी हैज बिकम मेंटली बैंकरप्ट, मानसिक दिवालियेपन की तरफ चली गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह वक्तव्य आए तो आपके मन में तो प्रश्न होगा ही ना कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है। मानसिक दिवालियापन कांग्रेस को, 100 साल से ज्यादा जिसका इतिहास, 120 साल से ज्यादा जिसका इतिहास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय चुनाव हो रहे हैं, चुनाव बंगाल में भी हो रहे हैं, चुनाव केरल में भी हो रहे हैं, चुनाव असम में भी हो रहे हैं। तीनों जगह एक साथ चुनाव हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस CPM के खिलाफ लड़ रही है, बंगाल में कांग्रेस गले मिलकर के CPM के साथ चल रही है, और आसाम में गले लगा करके कांग्रेस CPM के साथ चल रही है। यह उसके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। यह बताता है कि कांग्रेस का चेहरा सिर्फ सत्ता में आने का है, लोगों की सेवा, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें बिल्कुल नदारत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविस्ट होना और पॉलिटिकल टूरिस्ट होने में अंतर है। मैं जब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पॉलिटिकल सैलानी हैं,
जब चुनाव आते हैं तो फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं, चुनाव में फोटो खिंचाते हैं, टाटा करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। इनको कोई जमीन से लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और मैं फिर पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी आते हैं, फेसबुक पर, डिजिटल मीडिया पर अपनी तस्वीर छापते हैं, आगे खड़े, और पीछे जो तस्वीर है वो चाय के बागान की है। जब मैं पता करता हूं तो पता चलता है कि चाय का बागान भारत का नहीं है, ताइवान के चाय बागान के आगे खड़े हैं राहुल गांधी। अगर मैं बात करूं दूसरे फोटो की तो श्रीलंका का चाय बागान और आगे राहुल गांधी, यानी इनको असम का चाय बागान का फोटो भी नहीं मिलता, फोटो भी विदेशी ढूंढते हैं और देसी नेता बनकर के आगे खड़े हो जाते हैं। ये है पॉलिटिकल टूरिस्ट, इसको हमको समझना चाहिए। बहन आती हैं, वो फोटो खिंचाती हैं चाय बागान में पत्ते तोड़ते हुए, पत्तियां तोड़ते हुए। उनको मालूम ही नहीं है कि मार्च महीने में पत्ते नहीं तोड़े जाते, वो कच्चे होते हैं, वो सूखे नहीं होते। पत्तियां अप्रैल के बाद तोड़ी जाती हैं। जिसको ये नहीं मालूम वो आपकी सेवा के लिए चले आए हैं, आप क्या जवाब देंगे? हमारे तरफ से कहा गया, हमारे तरफ को कहा गया कि इनको चाय के बागानों की चिंता नहीं थी। मैं चाय के बागान की यहां इसलिए चर्चा कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि यहां चाय के बागान नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप लोग राजनीतिक दृष्टि से बड़े सूझबूझ वाले हैं और आपका बताया हुआ रास्ता सारा आसाम लेता है, उसको संदेश जाता है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, चाय के बागीचे के लिए पूरी योजना बना करके 8,000 रुपए, 8 लाख चाय के हमारे जो चाय बागान में काम करने वाले लोग थे उनको पहुंचाने का काम किसने किया? उसको पहुंचाने का काम सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया। 8 लाख चाय बागीचे में काम करने वाली बहनों को 8,000 रुपए का चाय बागीचार दान पुरस्कार का कार्यक्रम लिया गया। प्रसूति वाली महिलाएं जिनके पेट में बच्चा रहा, जिन्होंने प्रसूति करना था, उनके जॉब का लॉस होना था, किसी ने नहीं चिंता की। यह कांग्रेस पार्टी 40 साल से बैठी नहीं, एक बार भी चर्चा नहीं की। ये सर्बानंद सोनोवाल जी का इंतजार कर रहे थे, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी का इंतजार कर रहे थे, ये ज्योति बाबू का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने कानून बना करके महिलाओं को प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देने का तय किया और अब 18,000 रुपए देने का तय किया। इनको मालूम ही नहीं, ये जिस सड़क से हमारी नेत्री और नेत्र भाई बहन चाय के बागीचे में गए, ये सड़क पक्की सर्बानंद सोनोवाल ने बनाई थी। जमीन के है ही नहीं, जमीन की जानकारी नहीं। उसी तरीके से मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए चाय के बगीचे के लिए दिया है, महिलाओं के, बच्चों के हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप बताइए, हमारा ये इलाका पास का लगता हुआ ब्रह्मपुत्र की ट्रेजेडी यहां आती है कि नहीं आती है? ब्रह्मपुत्र की त्रासदी आती है कि नहीं आती है? हमारी सरकार ने 10 संकल्प लिए हैं, उसमें से पहला संकल्प है कि हमारी सरकार आएगी और आपके आशीर्वाद से आएगी और ज्योतिर्भाई के सहयोग से आएगी, और उस सरकार के आने के बाद हम इस ब्रह्मपुत्र की फ्लड की ट्रेजेडी को रोकेंगे, सैटेलाइट से मॉनिटर करेंगे और यहां पर पॉन्ड और रिजर्वायर बना करके, पोखर बना करके और रिजर्वायर बना करके उनको रोकने का काम करेंगे और उस पानी का सदुपयोग करेंगे। ये हम करने वाले हैं। आप बताइए, महिला सशक्तिकरण अरुण उदय से हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का उदय, चिंता हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग 3,000 रुपए 30 लाख बहनों को अरुण उदय के तहत देने वाले हैं, ताकि वह बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई, दवाई, इन सब की चिंता कर सके। ये हम करने वाले हैं। नामघर और क्षत्र के लिए 2.5 लाख रुपए देने वाले हैं, ताकि उनका नामघर का कीर्तन घर बने, पूजा घर बने,
और 2.5 लाख रुपए लगभग 12,000 नामघरों को दिया जाएगा। यहां के भी नामघर के विकास के लिए ज्योतिबाई लगे थे कि नहीं लगे थे? लगे थे कि नहीं लगे थे? इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहनों की शिक्षा के लिए 8 क्लास के बाद साइकिल की व्यवस्था और मुफ्त शिक्षा देने का बात हमने कही है। डिलिमिटेशन के बाद आपको अधिकार मिलेगा वोट देने का ठीक ढंग से, और डिलिमिटेशन के साथ साथ हम लगभग हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और 1 साल बाद यानी 2022 के मार्च महीने तक 1 लाख लोगों को नौकरी, नौजवानों को लगाएंगे, ये हमने संकल्प दिया है। इस 5 सालों में लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं, और लगभग 2 लाख लोगों को विवेकानंद के स्वरोजगार योजना के तहत हम उनको जोड़ने वाले हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। गांव में किसानों के लिए उनकी खेती बढ़े, आत्मनिर्भर हो, पोल्ट्री बढ़े, पिगरीज बढ़े, इन सब की भी चिंता करने का काम हम लोगों ने उठाया है। ये 10 संकल्प लेकर के हम चले हैं। मित्रों, हम भारत के, असम की संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, और जब हम ये कहते हैं, अब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति असम की पहचान है। अरे असम की पहचान होगा तो गोपीनाथ बोरदोलोई होंगे, असम की पहचान होगा तो भूपेंद्र हजारिका होंगे, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। जब गोपीनाथ बोरदोलोई को भारत रत्न दिया गया, क्यों नहीं याद आई किसी कांग्रेसी नेता को? क्यों इंतजार करते रह गए अटल बिहारी वाजपेयी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के? जब नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री, तो भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए असम की संस्कृति की रक्षा और चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री, पहले अटल जी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, हमारे माधव कला केंद्र जिसके लिए 48 करोड़ रुपए दिए गए, ये क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहा था? पहले कांग्रेसियों ने क्यों नहीं दे दिया? ये हमारा श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान के लिए 188 करोड़ रुपए उसके विकास के लिए देने के लिए क्यों बीजेपी का इंतजार करना पड़ा? क्यों एजीपी का इंतजार करना पड़ा? वो इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि ये हम ही लोग हैं जो असम की संस्कृति की रक्षा करते हैं और असम की संस्कृति की चिंता करते हैं, ये हमको समझना चाहिए। मैंने पहले कहा कि नामघरों के लिए 2.5 लाख रुपए देना, क्षत्र के लिए अलग से पैसे देकर के उनका विकास करना, उनकी जमीन इंक्रोचमेंट से छुड़वाना, ये हमारा काम है। इसको हमने पूरा करने का संकल्प लिया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं, मुझे अभी राभा के नेतृत्व ने अपना वक्तव्य दिया। हमारे बोडो के बहुत बड़े लोग यहां पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में बोडो ट्राइब से संबंध रखने वाले लोग हैं। 50 साल से बोडोलैंड, बोडो ट्राइबल रीजन के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे। 50 इयर्स, मैं सही बोल रहा हूं क्या? 50 साल से लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? 50 साल से लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? 50 साल से आपकी लड़ाई चल रही थी। हजारों लोग मारे गए। एक भी कांग्रेस पार्टी ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। हजारों लोग मारे गए। ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी कि हमने असम की अस्मिता को भी बचाया और बोडोलैंड की आकांक्षाओं को भी, बोडो की आकांक्षाओं को भी पूरा करके दिया। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। और इसके लिए मुझे याद है कितनी दौर की बातचीत हुई। 4000 से ज्यादा लोगों ने असॉल्ट राइफल सरेंडर किया। असॉल्ट राइफल सरेंडर करने का मतलब है, 4000 का मतलब है असम में अमन, चैन, शांति। 2500 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया। सेटलमेंट में 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट दिया गया। 6000 रुपए 3 साल के लिए उनको फिर से पुनर्वास के लिए दिया गया। 1500 करोड़ रुपए लगा करके बोडो
के कार्यकर्ताओं को, बोडो के नेताओं को, बोडो को मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया तो मोदी जी ने किया, और उसको क्रियान्वित किया तो अमित शाह और सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और उसी तरीके से सिक्योरिटी की दृष्टि से अब अगर मैं यहां के विकास की बात करूं, आप बताइए जितनी सड़कें बनी हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जी के समय में बनी है कि नहीं बनी है? जितने ब्रिज बने वो बने हैं कि नहीं बने? हर तरीके से काम हुआ है तो मोदी जी के टाइम पर हुआ है। 35 बार मोदी जी असम में आए हैं, 35 बार। आपने प्रधानमंत्री चुना मनमोहन सिंह को, पूरे मिलाकर के 10 साल में 10 बार भी नहीं आए होंगे, और मोदी जी 5 साल के अंदर 35 बार आए हैं और इस इलाके का विकास किया है। वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से गैस की रॉयल्टी, मनमोहन सिंह जी आजकल बोलते हैं कि मैं यहां से प्रधानमंत्री रहा इसलिए असम के लोग कांग्रेस को वोट दें। अरे उनको तो असम की जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि आप जैसे को प्रधानमंत्री बना करके 10 साल देखा। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने गैस की रॉयल्टी एक हफ्ते के अंदर 8,000 करोड़ रुपए असम की जनता को दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 8,000 करोड़ रुपीस। सड़कों में जाल बिछाया, 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। 40,000 करोड़ रुपए गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी के लिए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से गुवाहाटी बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के लिए 1,232 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग बन रही है। बांस की इंडस्ट्री के लिए अलग से 75 हेक्टेयर की भूमि लेकर के और 50 करोड़ रुपए खर्च होकर के बैम्बू की इंडस्ट्री बन रही है। स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 59 लाख 59 लाख ऐसे हमारे टॉयलेट्स बने हैं। उज्ज्वला योजना में 36 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। यहां देख रहा हूं मैं, महिला शक्ति इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। यह महिलाओं की सशक्तिकरण का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये सब, ये स्वच्छता अभियान, ये इज्जत घर, महिलाओं को जितनी ताकत मोदी जी ने दी है उसका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। उन्होंने मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हर तरीके के प्रयास किए ताकि आप उसमें अपने आप को जोड़ सकें, शामिल कर सकें। हमारे गरीब लोगों को जमीन की मलकियत नहीं मिलती थी, पट्टा नहीं मिलता था। 3.5 लाख लोगों को पट्टा दे दिया गया है और अब कोई भी जो बिना जमीन के होगा उसको मलकियत और पट्टा दिया जाएगा। यह संकल्प हमारे लोगों ने लिया है जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरीके से इस इलाके के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहे हैं। हमने उसको बढ़ाने का प्रयास किया है, उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के यहां पर ये जो स्वच्छता अभियान था उसमें लाखों लोगों को, लगभग 59 लाख लोगों को इज्जत घर बना। इसी तरीके से 36 लाख लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। इसी तरीके से आयुष्मान भारत में लोगों को जोड़ा। ये हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी भी किसी को विकास के नाम पर, धर्म पर नहीं बंटने दिया है। विकास किया है तो सबका विकास किया है, सबका साथ लिया है और सबका विश्वास अर्जित किया है। यह सच्चाई बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हमको समझना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज ज्योति बाबू जो यहां हमारे चुनाव में प्रत्याशी हैं, हमको मालूम है कि 96 में भी एमएलए रहे आप, 2006 में भी आप एमएलए रहे। आपने लंबे समय तक विकास का काम किया है। हमारे चामरिया क्षेत्र की बाउंड्री वॉल बनाई है। 50 लाख रुपए स्पेशल स्कीम के तहत आपने लिया है। ग्राम सड़क योजना के 326 रोड्स बनाए हैं, 89 ब्रिजेस बनाए हैं, 610 करोड़ रुपए खर्च किया है।
बोको के हकीम रोड के लिए 16 किलोमीटर की सड़क कंप्लीट की है। एक विकास की नई गाथा लिखी है, यह इन्होंने किया है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, इनके नेतृत्व में हम शिक्षा की चिंता करेंगे, हम खेल के लिए इसको एक स्थान बनाएंगे, हम सांस्कृतिक प्रयोजन को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेंगे और पर्यटन को विकास के लिए जोड़ेंगे और जनजाति के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। इन सारी बातों के लिए हम कटिबद्ध होकर के काम करेंगे। ये ज्योति बाबू की तरफ से मैं विश्वास लाता हूं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, पानी की स्वास्थ्य व्यवस्था हो और उसी के साथ साथ जनजाति का विकास हो, सारे काम को ज्योति बाबू आगे बढ़ाएंगे और इसलिए ज्योति प्रसाद दास जी को समर्थन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आगे बढ़ेंगे और इस काम में आगे बढ़ करके अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात इतनी शांतिप्रिय ढंग से सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपने कुछ विषयों को मेरी ओर लाने का प्रयास किया था, उसके ऊपर मैंने अपना योगदान करने का प्रयास किया है। एक विषय शायद आपने मुझसे कहा था कि आपने एक ब्रिज की बात की थी। मैं चुनाव के आचार संहिता से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि आप इनका ब्रिज गुवाहाटी से सीधे जोड़ दो, आपका ब्रिज अपने आप बन जाएगा, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। यही आपसे मैं कहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अहम।